नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम पर शायद थोड़ी कम चर्चित संस्था पर बात करने वाले हैं। भारत का वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। हाँ, ये वो संस्था है जो कहीं ना कहीं देश के खजाने की चाबियों का हिसाब किताब तय करने में मदद करती है। हमारे पास एक दस्तावेज है, finance-commission.pdf, और आज हम इसी के पन्नों को पलटेंगे, इसी के आधार पर गहराई से चर्चा करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आयोग है क्या, क्यों बना, और सबसे ज़रूरी, ये केंद्र और राज्यों के बीच पैसों के बंटवारे का ये मुश्किल काम कैसे करता है। मतलब फिस्कल फेडरलिज्म में इसका रोल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल, आखिर ये वित्त आयोग है क्या चीज़? संविधान में इसका जिक्र क्यों है? जी, देखिए, ये संविधान के तहत बनी एक बॉडी है। आर्टिकल 280 में इसका जिक्र है। इसका मुख्य काम, आसान भाषा में कहें तो, ये सिफारिश करना है कि केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कैसे बटेगा। मतलब जो टैक्स इकट्ठा होता है उसका कितना हिस्सा केंद्र को मिलेगा, कितना राज्यों को, और फिर राज्यों में आपस में कैसे बटेगा। अच्छा। ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक निष्पक्ष सलाहकार है, और इसका मकसद सिर्फ बंटवारा नहीं बल्कि न्याय संगत बंटवारा है। मतलब कोशिश ये रहती है कि राज्यों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच जो पैसों का असंतुलन है वो कम हो। एक दिलचस्प बात जो दस्तावेज में वो ये कि इसे क्वाजी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक संस्था कहा गया है। अर्ध न्यायिक, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि ये सबूत देखती है, राज्यों की दलीलें सुनती है, कुछ एक अदालत की तरह। लेकिन हाँ, इसकी सिफारिशें जो हैं वो सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं। अच्छा, तो सरकार इन्हें मानने को बाध्य नहीं है? जी नहीं, बाध्य नहीं है। पर एक परंपरा सी बन गई है कि सरकारें आमतौर पर इन्हें मान लेती हैं, इन्हें काफी गंभीरता से लिया जाता है। ये दिलचस्प है, सलाहकारी होकर भी इतना महत्व। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इसे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता था? देखिए, भारत जैसा देश, इतनी विविधता है, हर राज्य की जरूरतें अलग, कमाई की क्षमता अलग, खर्चे अलग। ऐसे में पैसों के बंटवारे को लेकर खींचतान होना तो स्वाभाविक है ना। हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज बताता है कि हमारे यहाँ दो तरह के असंतुलन साफ दिखते हैं। पहला, वर्टिकल। वर्टिकल। हाँ, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच। केंद्र बड़े बड़े टैक्स वसूलता है, इनकम टैक्स, जीएसटी का बड़ा हिस्सा, पर खर्च की बड़ी जिम्मेदारियां राज्यों पर हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, खेती, ये सब। समझ गए। और दूसरा? दूसरा है हॉरिजॉन्टल, यानी राज्यों के आपस में। कोई राज्य बहुत अमीर है, कोई गरीब, किसी की आबादी बहुत ज्यादा, किसी का क्षेत्रफल, किसी के पास जंगल ज्यादा है तो किसी के पास उद्योग। ये अंतर तो है। तो संविधान बनाने वाले ये बात समझते थे। उन्हें लगा कि अगर केंद्र अपनी मर्जी से बिना किसी नियम कानून के पैसा बांटेगा तो या तो पक्षपात होगा या जरूरतें ठीक से पूरी नहीं होंगी। इसीलिए एक स्थायी, निष्पक्ष व्यवस्था चाहिए थी। एक ऐसी संस्था जो हर कुछ साल में बैठे, इन सारे असंतुलनों को देखे और एक पारदर्शी तरीके से कुछ तय मापदंडों के आधार पर बंटवारे का फॉर्मूला सुझाए। अच्छा, तो ये एक तरह से नियमों का शासन लाने के लिए था। बिल्कुल, दस्तावेज भी यही कहता है। केंद्रीय टैक्स में राज्यों का हिस्सा तय करना, जरूरतमंद राज्यों को मदद यानी ग्रांट्स एंड एड के सिद्धांत बनाना, पंचायतों नगर पालिकाओं को कैसे पैसा मिले, इसके उपाय सुझाना, ये सब। और ये सब कुछ तय पैमानों पर होता है, जैसे जनसंख्या, क्षेत्रफल। जी हाँ, जनसंख्या, आय का अंतर, क्षेत्रफल, जंगल, और यहां तक कि राज्यों ने खुद टैक्स जुटाने में कितनी कोशिश की, ये सब देखा जाता है। तो मतलब ये सिर्फ पैसा बांटना नहीं है, बल्कि राज्यों को बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है शायद। हाँ, कुछ हद तक ये भी एक पहलू है। ये सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करने का एक तरीका है। चलिए, ये तो हुई जरूरत की बात। अब जरा इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। ये कब बना और क्या ये हमेशा से ऐसा ही था जैसा आज है? दस्तावेज क्या बताता है? देखिए, इसकी नींव तो संविधान लागू होने के साथ ही पड़ गई थी। आर्टिकल 280 में ही लिखा है कि राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 2 साल के अंदर और फिर हर 5 साल पर वित्त आयोग बनाएंगे। अच्छा, तो ये संवैधानिक जरूरत है। जी, और पहला आयोग, जैसा दस्तावेज बताता है, 1952 में बना था। श्री केसी नियोगी अध्यक्ष थे, और उनकी सिफारिशें, जैसे इनकम टैक्स का 55% राज्यों को देने की बात, सरकार ने पूरी तरह मान ली। इससे एक अच्छी परंपरा शुरू हुई। 55%? ये तो काफी ज्यादा लगता है आज के हिसाब से। हाँ, उस वक्त की जरूरतें अलग थीं, देश नया नया आजाद हुआ था, बंटवारे का असर था। शुरू के आयोगों का फोकस इसी पर था। लेकिन जैसा दस्तावेज इशारा करता है, समय के साथ भूमिका बदली। करीब 10वें आयोग के आसपास यानी 1990 के दशक में राजकोषीय अनुशासन पर जोर बढ़ने लगा।
मतलब राज्यों को अपने खर्च पर लगाम लगाने की बात। हाँ, फिर 80वां संविधान संशोधन हुआ 2000 में। इससे क्या हुआ कि सरचार्ज और सेस को छोड़कर बाकी लगभग सारे केंद्रीय टैक्स राज्यों के साथ बांटने के लिए उपलब्ध हो गए। ओह, ये बड़ा बदलाव था। जी। और फिर 12वें आयोग ने राज्यों को फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी कानून बनाने को कहा, मतलब अपनी वित्तीय सेहत का खुद ध्यान रखने के लिए। तो ये सिर्फ बांटने वाला आयोग नहीं रहा, बल्कि वित्तीय प्रबंधन पर सलाह देने वाला भी बन गया। बिल्कुल, और ये बदलती जरूरतों के हिसाब से ढलता भी रहा है। दस्तावेज में एक और दिलचस्प बात है। क्या? छठे आयोग से एक परंपरा शुरू हुई कि योजना आयोग, जो अब नीति आयोग है, उसके एक सदस्य को भी वित्त आयोग में शामिल किया जाने लगा। अच्छा, तालमेल के लिए। हाँ, बेहतर समन्वय के लिए। अब तक 15 आयोग बन चुके हैं। 15? जी। और 16वां आयोग भी बन चुका है। श्री अरविंद पनगड़िया उसके अध्यक्ष हैं। वो 2026 से 2031 के लिए सिफारिशें देगा। और उसका फोकस किस पर है? दस्तावेज कुछ कहता है? हाँ, दस्तावेज बताता है कि ये आयोग खासतौर पर शहरी निकायों के लिए पैसा और आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण जैसे नए मुद्दों पर ध्यान दे रहा है। ठीक है, इतिहास काफी रोचक रहा है। अब अगर हम इसके मुख्य कामों पर आएं, टैक्स बंटवारे के अलावा और क्या-क्या करता है ये आयोग? दस्तावेज क्या कहता है? जैसा मैंने कहा, दायरा काफी बड़ा है। दस्तावेज इसे साफ करता है। मुख्य काम गिनवाता हूं। पहला और सबसे अहम, टैक्स का बंटवारा। इसमें 2 हिस्से हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब केंद्र और राज्यों के बीच? हाँ, और हॉरिजॉन्टल मतलब राज्यों में आपस में कैसे बंटेगा। इसके लिए वो कई मानदंड इस्तेमाल करता है: जनसंख्या, क्षेत्रफल, जंगल, आय का अंतर, राज्यों के अपने टैक्स प्रयास वगैरह। ठीक है। और दूसरा? दूसरा काम है सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स इन एड के सिद्धांत तय करना। मतलब जो राज्य अपने बूते पर्याप्त कमाई नहीं कर पाते, उन्हें केंद्र से अतिरिक्त मदद कैसे मिले, ताकि वो जरूरी सेवाएं दे सकें। बिल्कुल। तीसरा काम है स्थानीय निकायों, पंचायतें, नगरपालिकाओं को मजबूत करने के उपाय सुझाना। उनके लिए राज्यों के खजाने से मदद कैसे बढ़ाई जाए। ये भी बहुत जरूरी है। चौथा, राजकोषीय स्वास्थ्य पर नजर रखना। केंद्र और राज्यों का घाटा कैसे कम हो, खर्च ज्यादा सरकार कैसे हो, कर्ज का बोझ टिकाऊ कैसे रहे, इस पर सलाह देना। और पांचवा, राष्ट्रपति अगर कोई और खास जिम्मेदारी सौंपे, जैसे आजकल आपदा प्रबंधन का वित्त पोषण या जीएसटी के असर का आकलन, तो वो भी ये देखता है। तो ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं, बल्कि पूरी वित्तीय व्यवस्था को संतुलित और स्वस्थ रखने की कोशिश है। अब ये इतना महत्वपूर्ण काम है, तो इसमें लोग भी बहुत काबिल होते होंगे। कौन होते हैं इसमें? उनकी योग्यता क्या होती है? जी, दस्तावेज के मुताबिक इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और संसद ने कानून बनाकर योग्यताएं तय की हैं। अध्यक्ष को पब्लिक लाइफ का अनुभव होना चाहिए। बाकी 4 सदस्यों में से एक को हाईकोर्ट जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। अच्छा, कानूनी पहलू देखने के लिए। हाँ, एक को सरकारी फाइनेंस और अकाउंट्स का ज्ञान होना चाहिए, एक को वित्तीय मामलों और प्रशासन का अनुभव, और एक को अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान। तो मतलब कानून, प्रशासन, फिनेंस, इकोनॉमिक्स सबका मिश्रण है। जी, ताकि हर नजरिए से चीजों को देखा जा सके। ठीक है। अब वापस उस बात पर आते हैं कि सिफारिशें सलाहकारी हैं, तो फिर ये लागू कैसे होती हैं? क्या सरकारें इन्हें टाल सकती हैं? देखिए, कानूनी तौर पर तो टाल सकती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, एक परंपरा है। दस्तावेज भी यही कहता है कि सरकारें आमतौर पर इन्हें स्वीकार कर लेती हैं, कभी कभी शायद छोटे मोटे बदलावों के साथ। सरकार फिर एक राष्ट्रपति के आदेश से इन्हें नोटिफाई करती है, बताती है कि ये किस अवधि के लिए लागू होंगी, और संसद में एक मेमोरेंडम भी रखती है। मेमोरेंडम, उसमें क्या होता है? उसमें सरकार बताती है कि सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है, और अगर कोई सिफारिश नहीं मानी तो उसका कारण क्या है। तो एक तरह का सार्वजनिक जवाबदेही का दबाव रहता है। समझ गए, नैतिक और राजनीतिक दबाव। हाँ, पर असली चुनौती कार्यान्वयन में आती है, क्योंकि वो तो केंद्र और राज्यों के मंत्रालयों और विभागों को करना होता है, और वहां देरी या पूरी तरह पालन न होने की गुंजाइश रहती है। ये बात तो है। चलिए, अब जरा हाल के 15वें वित्त आयोग पर आते हैं। श्री NK सिंह इसके अध्यक्ष थे। दस्तावेज इसकी सिफारिशों के बारे में क्या खास बातें बताता है, या कुछ दिलचस्प लगता है? हाँ, 15वां आयोग बहुत अहम रहा। 2020 से 2026 के लिए सिफारिशें दी इसने। दस्तावेज कुछ मुख्य बातें बताता है। पहला, वर्टिकल डेवोल्यूशन, यानी केंद्र के टैक्स पूल से राज्यों को कितना हिस्सा मिलेगा। कितना? 41%। 41%। मुझे याद है 14वें आयोग ने 42% कहा था। ये 1% कम क्यों हुआ? ये तो बड़ा मुद्दा बना था। जी हाँ, बना था। दस्तावेज इसका कारण बताता है। ये कमी इसलिए हुई क्योंकि जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, और केंद्र शासित प्रदेशों का खर्चा सीधे केंद्र सरकार उठाती है।
तो वो जो 1% कम हुआ, वो एक तरह से उन नए केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रखा गया। ओ, तो ये वजह थी, ये स्पष्टीकरण अहम है। और राज्यों के बीच ये 41% कैसे बटा? हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्मूला क्या था? इसमें 6 मानदंड थे, लेकिन दस्तावेज जिस चीज पर जोर देता है वो है उनका वजन, वेटेज। सबसे ज्यादा वजन 45% दिया गया इनकम डिस्टेंस, यानी आय असमानता को। 45%? मतलब सबसे ज्यादा जोर अमीर गरीब राज्यों के बीच का फर्क पाटने पर। बिल्कुल। इसके बाद दूसरा बड़ा हिस्सा 15% जनसंख्या को दिया गया, 2011 की जनगणना के हिसाब से। फिर 10% क्षेत्रफल को, 10% वन और पारिस्थितिकी को, और 2 मानदंड थोड़े नए या ज्यादा वजन वाले थे इस बार। एक डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, यानी जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, जैसे जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास, इसे 12.5% वजन मिला। अच्छा, तो जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा कर रहे हैं उन्हें इनाम। हाँ, एक तरह से। और दूसरा टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, यानी राज्य खुद कितनी कमाई करते हैं और वित्तीय अनुशासन रखते हैं, इसे भी 12.5% वजन दिया गया। ये भी दिलचस्प है, मतलब जरूरत के साथ साथ प्रदर्शन को भी देखा गया। जी, ये एक बड़ा बदलाव था। सिर्फ जरूरत नहीं, कोशिश और प्रदर्शन भी मायने रखते हैं। और अनुदानों के बारे में क्या सिफारिशें थीं? प्रदर्शन आधारित अनुदानों की भी बात हुई थी शायद। हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज बताता है कि आयोग ने 4 क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर अनुदान देने की बात कही। कौन से क्षेत्र? सामाजिक क्षेत्र, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खेती, सड़कें, शासन और प्रशासनिक सुधार, और बिजली क्षेत्र में सुधार। स्वास्थ्य पर खास जोर था शायद। जी हाँ, स्वास्थ्य पे काफी जोर था, और कहा गया कि इसका बड़ा हिस्सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च हो। स्थानीय निकायों के लिए भी दस्तावेज के अनुसार 5 साल में कुल 4.36 लाख करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की गई। ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और आपदा प्रबंधन के लिए भी एक नया फॉर्मूला सुझाया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी तय की गई। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90-10 और बाकी के लिए 75-25। और वो रक्षा वाली बात क्या थी? नॉन लैप्सेबल फंड। हाँ, वो भी एक अहम सिफारिश थी। रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के आधुनिकीकरण के लिए एक नॉन लैप्सेबल फंड बनाने का प्रस्ताव था। नॉन लैप्सेबल मतलब अगर पैसा 1 साल में खर्च नहीं हुआ तो वो बेकार नहीं जाएगा, अगले साल इस्तेमाल हो सकेगा। ये रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ी बात मानी गई। काफी सारी महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं। अगर हम अब तक की यात्रा को देखें, पिछले 70 सालों की, तो इस संस्था की बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं? दस्तावेज क्या कहता है? दस्तावेज कई सकारात्मक बातें गिनवाता है। शायद सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि राज्यों का जो हिस्सा है केंद्रीय टैक्स में, वो समय के साथ लगातार बढ़ा है। शुरू में शायद 10% के आसपास रहा होगा, जो 14वें आयोग तक 42% तक पहुंच गया। ये बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, ये तो है। दूसरा, इसने राज्यों को वित्तीय अनुशासन, जनसंख्या नियंत्रण, वन बचाने जैसे कामों के लिए प्रोत्साहित किया है, प्रदर्शन आधारित अनुदानों के जरिए। तीसरा, आपदा राहत कोष बनाना और स्थानीय निकायों के लिए अनुदान शुरू करना, इनसे जमीनी स्तर पर फर्क पड़ा है। पंचायतों और नगर पालिकाओं को पैसा मिलने लगा। जी। और चौथा, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय प्रणाली जैसे खास क्षेत्रों के लिए अलग से अनुदान देकर कमियों को दूर करने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर इसने भारत के संघीय ढांचे को वित्तीय रूप से मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। हाँ, कहा जा सकता है। लेकिन जाहिर है सब कुछ परफेक्ट तो नहीं होगा, चुनौतियां भी होंगी। दस्तावेज किन मुश्किलों या सीमाओं की बात करता है? बिल्कुल है, और दस्तावेज इस पर खुलकर बात करता है। कई चुनौतियां हैं। पहली और शायद सबसे बुनियादी, डेटा की समस्या। आयोग को अपने फैसले लेने के लिए आंकड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। हाँ, आंकड़ों के बिना कैसे होगा? पर दस्तावेज कहता है कि ये आंकड़े अक्सर या तो अधूरे होते हैं, या अलग अलग स्रोतों से मेल नहीं खाते, या पुराने होते हैं। इससे सही आकलन मुश्किल हो जाता है। ये तो गंभीर बात है। दूसरी चुनौती है केंद्र और राज्यों के बीच का तनाव। हमेशा एक खींचतान रहती है कि किसको ज्यादा हिस्सा मिले। दस्तावेज इशारा करता है कि हाल के वर्षों में केंद्रीकरण बढ़ने और राज्यों द्वारा ज्यादा वित्तीय स्वायत्तता मांगने से ये तनाव बढ़ा है। आयोग को इसी में संतुलन साधना पड़ता है। और तीसरी और ये बहुत बड़ी सीमा है, वो है कार्यान्वयन की शक्ति न होना। हमने बात की थी कि सिफारिशें सलाहकारी हैं, हाँ, का सही इस्तेमाल नहीं होता, और आयोग के पास इसे रोकने या निगरानी करने के सीधे अधिकार नहीं है। मतलब सिफारिशें अच्छी हों पर अगर लागू ही न हो तो फायदा क्या? बिल्कुल। चौथी चुनौती है राज्यों की जिम्मेदारियों और उनकी कमाई के बीच बढ़ता अंतर। राज्यों पर खर्चे बढ़ रहे हैं, पर उनकी टैक्स लगाने की ताकत सीमित है। खासकर जीएसटी आने के बाद। हाँ, जीएसटी के बाद ये और जटिल हुआ है।
राजस्व बंटवारा, क्षतिपूर्ति, ये सब नए मुद्दे हैं। फिर जीएसटी परिषद के साथ भी कामों का कुछ ओवरलैप है, जिससे तालमेल की जरूरत पड़ती है। और स्थानीय निकायों के मामले में वहां भी भूमिका सीमित है। आयोग मुख्य रूप से राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्ट पर निर्भर करता है। वो सीधे पंचायतों या नगरपालिकाओं से डील नहीं करता ज्यादा। हाँ, और आखिर में अर्थव्यवस्था लगातार बदल रही है। क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ रही हैं, महामारी जैसे संकट आ जाते हैं, आपदाएं बढ़ रही हैं। इन सब नई चुनौतियों के लिए नए समाधान खोजने पड़ते हैं। तो चुनौतियां तो कम नहीं है। डेटा, केंद्र राज्य तनाव, कार्यान्वयन की कमी, जीएसटी, स्थानीय निकाय, नई आर्थिक चुनौतियां, काफी लंबी लिस्ट है। जी हाँ। तो क्या दस्तावेज इनसे निपटने के कुछ रास्ते भी सुझाता है? आगे क्या किया जा सकता है इसे और प्रभावी बनाने के लिए? हाँ, दस्तावेज कुछ सुझाव देता है। पहला, डेटा की गुणवत्ता सुधारना। इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल हो, बेहतर ऑडिट हो, केंद्र, राज्यों, स्थानीय निकायों के बीच आंकड़े साझा करने का एक मजबूत सिस्टम बने। पारदर्शिता और समय पर डेटा मिलना जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, जवाबदेही बढ़ाना। सिफारिशें लागू हो रही हैं या नहीं, इसकी निगरानी का कोई तंत्र बनाना होगा। शायद संसदीय निगरानी को और मजबूत किया जाए, या फिर अनुदानों को प्रदर्शन से और कड़ाई से जोड़ा जाए। ये हो सकता है। तीसरा, वित्तीय संघवाद को संतुलित करना। राज्यों की जरूरतें, उनकी क्षमता, उनका विकास का स्तर, इन सब को ध्यान में रखकर पारदर्शी बंटवारा हो और राज्यों से लगातार बातचीत होती रहे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाली बात। जी। चौथा, जीएसटी परिषद और स्थानीय निकायों के साथ बेहतर तालमेल। जीएसटी परिषद के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, ताकि टैक्स बंटवारे पर भ्रम न हो, और स्थानीय निकायों को मजबूत करने में आयोग की भूमिका बढ़ानी चाहिए। और पांचवा, नतीजों पर फोकस करना। पैसा तो दिया, पर उससे हुआ क्या? विकास हुआ, सेवाएं बेहतर हुईं, हस्तांतरण को इन नतीजों से जोड़ना होगा। और आखिर में आयोग को खुद को भी मजबूत करने की जरूरत है। उसके पास ज्यादा विशेषज्ञ हों, वो ज्यादा रिसर्च कर सके, बाहरी संस्थानों की मदद ले सके, ताकि उसकी सिफारिशें और ज्यादा ठोस और प्रासंगिक हों। बिल्कुल। तो ये थी भारत के वित्त आयोग की कहानी, जैसा कि हमारे स्रोत दस्तावेज ने हमें दिखाया। पर्दे के पीछे रहकर देश के वित्तीय संतुलन को साधने वाली एक बेहद अहम संस्था। हमने देखा ये कैसे बनी, कैसे विकसित हुई, क्या करती है और क्या मुश्किलें झेलती है। निश्चित रूप से 15वें आयोग की उन जटिल सिफारिशों से लेकर पिछले 70 से ज्यादा सालों की इसकी पूरी यात्रा तक ये साफ है कि वित्त आयोग भारतीय शासन का एक अनिवार्य अंग है। जैसा दस्तावेज भी इशारा करता है, इसका काम सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये सीधे तौर पर राज्यों के विकास की क्षमता को और अंततः हम नागरिकों तक पहुंचने वाली सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। और अब जबकि 16वां वित्त आयोग काम कर रहा है, ये देखना वाकई महत्वपूर्ण होगा कि वो आज की जो नई चुनौतियां हैं, बढ़ता शहरीकरण, आपदाओं के लिए फंड की जरूरत, राज्यों के बीच असमानताएं, उनसे निपटने के लिए क्या नए रास्ते सुझाता है। दस्तावेज भी इसी उम्मीद की ओर इशारा करता है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, जो इस पूरी चर्चा से उभरता है। क्या वित्त आयोग की भूमिका सिर्फ सलाहकारी रहना ही काफी है, या भविष्य में खासकर जब हम सहकारी संघवाद पर इतना जोर दे रहे हैं, तो क्या इसकी सिफारिशों को ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए किसी और मजबूत तंत्र की जरूरत है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या सलाह काफी है या कुछ और अधिकार भी चाहिए? इस पर जरूर सोचा जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।